बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हूँ। आज मैं रईस डिलीवरी बॉय केस के हवाले से गुफ्तगू करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से पहलू मेरे सामने आए, बहुत सी चीज़ों को हमने बड़ी गहरी नज़र से देखा, तमाम लोगों से मुलाकातें भी हुई, जिनमें सर फहरिस्त आमना और फरहान से मुलाकात, फिर रईस के वालदैन से मुलाकात, उसके भाई से, कज़न्स से, करीबी दोस्तों से मुलाकात, और जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं उनसे गुफ्तगू। उसके अलावा बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर अपने तौर पर मालूमात भी इकट्ठी की, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई प्रोफाइल हो चुका है, सोशल मीडिया पर उस पर बात हो रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमारे हाथ लगी हैं, जो मालूमात हम तक पहुंची हैं, उन पर बात की जाए, और एक पूरा जो जाविया बनता है तमाम चीज़ों को देखने के बाद, और क्या लग रहा है मुझे कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, और जो मेरी मालूमात हैं और जो तहकीकात हैं उसके हवाले से ये केस क्या रुख इख्तियार करता नज़र आ रहा है, वो तमाम पहलू आपके सामने भी रखूं। तो इस कहानी में 3 मरकज़ी किरदार हमारे सामने आते हैं, जिनमें रईस जो है वो इस वक्त जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं, और फरहान इस बात का ज़िम्मा अपने सर ले चुके हैं कि मैंने इतना तशद्दुद किया, मुझे मालूम नहीं था, और जाने अनजाने में वो शख्स इस दुनिया से चला गया। फिर एक किरदार आमना का आता है, जिसके गिर्द कहानी घूमती है कि किस तरह से रईस की बातचीत हुई आमना से, क्या राबिता रहा, उसके बाद किस तरह से शौहर को उसने तमाम अहवाल कहा, या दादा जान ने तमाम चीज़ें आकर देखी। वो तमाम पहलू हमारे सामने हैं। तो मैं इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आमना के बारे में गुफ्तगू करना चाहूँगी। आमना से ऑफ कैमरा मेरी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, और ऑन कैमरा भी जो डिस्कशन हुई वो मैंने आप तक पहुँचाई, क्योंकि उस वक्त जब आप मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा गौर व खौस भी करना होता है, बड़े ध्यान से गुफ्तगू भी सुननी होती है। जो भी उस वक्त मुल्ज़िमान हैं कह रहे हैं, या विक्टिम फैमिली की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, बड़ा गौर करना पड़ता है। फिर कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं, फिर बहुत सी चीज़ें आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, फिर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। तो आमना से जो गुफ्तगू हुई ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, उनका यही बयान था कि उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा, वो डर खौफ में मुब्तला थी, उन्होंने किसी से बात नहीं की, वो बेकसूर हैं, उनका किसी किस्म का राब्ता नहीं रहा रईस से, और जो तमाम चीज़ें हैं रईस की जानिब से इनिशिएट की गई, और उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी भी चीज़ पर मजबूर किया जाता रहा। लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से भी हमारी बातचीत हुई है, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। सबसे पहले तो हम उस तस्वीर के मुतल्लिक बात कर लेते हैं जो कि सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जो कि बकौल आमना के उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने वीडियो कॉल पर बात की थी रईस से, मैं अपनी वालदा से बात कर रही थी, उस दौरान एक कॉल आ रही थी, मैंने उसको अटेंड किया और मैंने बात की, जिसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फैला दिया गया, और वो रईस के दोस्तों ने ऐसा किया। उस स्क्रीनशॉट को ज़रा गौर से देखें तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई ऐसी नागवार कॉल मौसूल हुई हो और आप गुफ्तगू कर रहे हों। हंसते मुस्कुराते चेहरे दोनों के नज़र आते हैं, तो ये इम्कान तो नहीं है कि किसी अनजान शख्स से बात हुई हो। फिर जो CDR सामने आई है, जो चैट्स सामने आई हैं, जिसमें गुफ्तगू दोनों की तरफ से, कॉल्स दोनों की तरफ से जाती आती रही हैं, उससे इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि दोनों की बातचीत काफ़ी अरसे से जारी थी। और फिर एक और चीज़ सामने आती है कि जब इनकी बेटी आती हैं, देखती हैं कि कमरा लॉक है, वो जाके दादा को बताती हैं, तो वो फरहान को वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल करने के बाद ये बात कर रहे होते हैं कि जैसा कि मैं कहा करता था वैसा ही है, घर के अंदर कोई मौजूद है, कमरे के अंदर कोई मौजूद है। तो अगर इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ हो और इसके इम्कानात ना रहे हों तो इस बात को कहने की नौबत ही ना आती। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि जो बयानात आमना की तरफ से दिए जा रहे हैं उनमें काफ़ी झोल है, उनमें सच्चाई को छुपाया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी यही कहना था कि जो पहलू उनके सामने आए हैं इसमें बाहमी रजामंदी शामिल थी। तो यहाँ पर इस आमना की जो बयानात हैं और जो हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की और जो कुछ मालूमात इकट्ठी की, उसके हवाले से ये चीज़ें सही साबित नहीं हो रही। फिर जो दोस्त हैं
रईस के उनका भी ये बताना था कि वो वहाँ जाते थे और जब भी जाते थे साथ में रईस होता था, रईस घर में जाता था और बाहर वेट किया करते थे। अब हम आ जाते हैं फरहान की जानिब। फरहान का ये कहना है कि जब भाग गया रईस घर से, फ़ोन अपना छोड़ गया तो फ़ोन को उन्होंने तहवील में ले लिया, आमना के फ़ोन को भी तहवील में ले लिया, फिर वो मैसेजेस वगैरह उस पर आते रहे, उन्होंने आमना बनकर बात की, फिर वो घर के नीचे आ गया और उन्होंने जाके उसको ऊपर बुलाया। अब जितना रईस के ख़ानदान वालों से भी हमारी बातचीत हुई है, भाई से भी बातचीत हुई है, हमने तस्वीर देखी हैं, उसकी वीडियोस देखी हैं, तो ये कुछ नामुमकिन सी चीज़ लगती है कि एक शख्स इस तरह से किसी को डरा धमका कर भी अगर कमरे में ले गया, तशद्दुद भी किया, तो उसने रेजिस्ट ना किया हो और रेजिस्टेंस के कोई निशानात हमें नज़र ना आए और फिर तशद्दुद की चीज़ें भी वाज़ेह हुई हैं, जो कि पुलिस ने भी कहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई है। काफ़ी सारी चीज़ें फिर उस चीज़ को तक़वियत देती हैं कि एक शख्स के करने का काम नहीं है, इसमें और लोग भी मुलव्वस हैं। तो दायरा कार पुलिस ने भी बढ़ाया है और उनके दोस्तों से भी मुझे लगता है कि पुलिस को बातचीत करनी चाहिए। तो ऐसा महसूस नहीं होता कि फरहान अकेला था, ऐसा महसूस होता है उसके साथ कुछ और लोग भी थे। फिर जिस तरह से बॉडी को ऊपरी मंजिल से नीचे लेकर आना, गाड़ी में ले जाना, फिर एक ऐसी वीरान जगह पर ले जाना, फिर उसको आग लगा देना, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक अकेला शख्स ऐसा कर पाया हो। यकीनन कोई ना कोई साथ मौजूद रहा होगा। चूँकि अब बाकी लोग को बचाने की बात है, अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेना, और फिर यही बात हमारे यहाँ बहुत सी केसेस में इस बात पे छूट मिल जाती है कि गैरत के नाम पे ऐसा कुछ किया। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि बाकी सबको सेव करने के लिए फरहान ने ऐसा बयान दिया है। वही बात है कि बहुत से पहलुओं पर हमने नज़र भी रखी है, मालूमात भी इकट्ठी की हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद सामने भी आती जा रही हैं। तो यहाँ पर यह भी अंदाज़ा हुआ कि फरहान की तरफ से मुकम्मल सच्चाई बयान नहीं की गई, अगरचे उन्होंने तमाम बातों को मान लिया, उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पहलूदही की जा रही है, जिनको बताया नहीं जा रहा है। रईस की फैमिली से मुलाकात हुई, रईस की फैमिली से गुफ्तगू हुई। जाहिर है जिस किसी का प्यारा जाता है तो वो विक्टिम्स हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें कहनी हैं, बतानी है, लेकिन अब एक जान तो इस दुनिया से चली गई, जो नुकसान होना है वो तो हो गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन्वॉल्वमेंट रईस की तरफ से नहीं रही है। अगर हम कहते हैं कि आमना कसूरवार है तो बराबर का कसूरवार हम रईस को भी ठहराते हैं, किसी एक का कसूर नहीं है। ये सब कुछ ऐसा ही है कि आपस में इन्वॉल्वमेंट की वजह से कसूरवार सभी को ठहराया जाएगा। और मामला अगर पहले से रिपोर्ट कर दिया जाता, आमना किसी को एतबार में ले लेती, किसी पर एतबार करती और सारा वाक़या बयान करती, वो कोई भी हो सकता था, अपनी वालदा हो सकती थी, कोई दोस्त हो सकती थी, चले शौहर से अगर आपको डर लगता है किसी और से आप बात कर सकते थे। इसी तरह फरहान को जब इन चीज़ों का इल्म हुआ तो फरहान रईस की फैमिली से रब्ता कर सकता था, मामले को कुछ और तरीके से सुलझाया जा सकता था, आज कुछ और रुख हमारे सामने आता, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से ना हो सका। तो उनकी फैमिली का भी बहुत कुछ कहना है, और जाहिर है कानून को हाथ में लेना तो किसी तौर उसको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता, वो तो एक इंतहाई गलत इक़दाम है जो कि हो गया। लेकिन अब मामला अदालतों में है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक तो यही है कि फरहान को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा कि वो इसमें मुलव्विस था, बल्कि बाकी लोगों को भी सहूलतकार करार दिया जा रहा है। इसी वजह से आमना से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अब देखना ये है कि हम अपनी इखलाकी हदूद व क़यूद को जब पार करते हैं या अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से कोई ऐसे इक़दाम उठा लेते हैं तो उसका अंजाम कैसा होता है, उसको भुगतना किस किस को पड़ता है। अपनी वक्ती खुशी की खातिर, अपनी वक्ती रज़ा की खातिर, वक्ती तौर पर जज्बात की रौ में बह के जो फ़ैसले इंसान कर लेता है, वो किस तरह से ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर देते हैं। इंसान अपनी जान से भी चला जाता है, इज़्ज़त पर भी बात आ जाती है, फिर गैरत का मुज़ाहरा भी किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हदूद व क़यूद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे अपनी कायम करदा हदूद भी हैं, इखलाकियात भी हैं, माशरे के कुछ तकाज़े भी हैं, फिर शरई हदूद भी हैं। तो उनको हमने देखा है कि जब भी कोई पार करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जितनी गुफ्तगू की वो आपने इंटरव्यू में सुन ली थी। वो तो बड़ी वाज़े है, उस पर हम किसी किस्म का कोई तज्जिया, तबसरा या राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें तो हक़ाइक़ की बुनियाद पर हैं, हक़ाइक़ पर मबनी हैं। और बहुत जल्द ये इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होगी और हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए जाएंगे। जो फ़ैसला आता है वो भी आपके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन चूँकि बड़ा क्लोजली मैंने इस चीज़ को देखा, इस पर अपने अंदाज से तहकीक भी की, तो ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। और फिर वही कहूँगी कि हमें अपनी इखलाकी इक़्तिदार का बहुत ख्याल रखना है। हमें अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं उनका ख्याल रखना है। अगर कहीं कोई गलती सरज़द भी हो जाती है तो इससे पहले कि वो गलती बहुत आगे बढ़ जाए, उससे पीछे हट जाना चाहिए, वरना बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, बहुत से ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। और फिर जब तक आप ज़िंदा रहते हैं उसके असरात आप पर, आपके ख़ानदान पर, बीवी बच्चों पर, इर्द गिर्द सोसाइटी पर भी बरकरार रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अगर ख़याल ख़ुद से इंसान रखने लगे, अगर अपने आप पर ख़ुद गौर करे, अपनी गलतियों को ख़ुद सुलझाने लगे, तो इस तरह की नौबत ही ना आए। तो इंशाल्लाह जल्द जैसे ही तहकीकात सामने आएंगी, मालूमात हम तक पहुँचेंगी, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चाहते चाहते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।